नमस्कार। आज मैं लोक कला के अंतर्गत में मधुबनी चित्रण के विषय में आपको जानकारी दूंगा। आप सभी जानते हैं कि मधुबनी चित्रकला बिहार की एक प्रतिष्ठित कला रही है। आज के दिनों में बहुत ज़्यादा इसका प्रसार हो गया है। तो आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। 10 से अधिक बिंदुओं के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा जो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग, जिसे हम मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, बिहार के मिथिला क्षेत्र की सर्वोत्कृष्ट लोक कला मानी जाती है। कला रूप अविश्वसनीय रूप से पुराना है और मधुबनी नाम का अर्थ है मधु का वन यानी शहद का जंगल। यहाँ के चित्रकारों की 2500 वर्षों से अधिक की वंश परंपरागत श्रृंखला है, जिसका उल्लेख साहित्यिक एवं धार्मिक ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। यह बिहार की स्थानीय कला शैली है जो पूरे भारत में मधुबनी पेंटिंग का सबसे बड़ा निर्यातक स्थान भी माना जाता है। हाल के दिनों में ही मधुबनी पेंटिंग शैली पुनः सुर्खियों में आई जब कुछ कलाकारों ने रेलवे स्टेशन की दीवारों पर विशाल मधुबनी पेंटिंग को चित्र बनाने का कार्य किया और रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण करने का फैसला किया। यह पेंटिंग 7000 वर्ग फुट की क्षेत्र में फैली हुई है और मधुबनी जिले में पर्यटन को आकर्षित करने का एक प्रमुख उम्मीद के तौर पे है। मधुबनी कला ने हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। कोई भी पेंटिंग और कला उस स्थान की संस्कृति और परंपरा का प्रतिबिंब होती है जहां वे उत्पन्न होते हैं। मधुबनी पेंटिंग भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्लैक एंड वाइट में बनी हुई मधुबनी पेंटिंग कुछ सबसे पुरानी, सबसे खूबसूरत मानी जाने वाली कला रही है, जिसे लोग देखकर प्रशंसा करते थे। लोक कला की यह चित्रण शैली जो आज अपना महत्व खो रही थी, एक बार फिर से कला रूप के रूप में उभर रही है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में 10 तथ्य और बिंदु जो आपके दिमाग को अचंभित कर देंगे, मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट है मधुबनी पेंटिंग का इतिहास रामायण के दिनों से माना जाता है। मिथिला नरेश ने अपनी बेटी के शादी के शुभ अवसर पर पूरे राज्य को मधुबनी कला से सजाने के लिए कलाकारों को नियुक्त किया। ऐसा संदर्भ हमें अपने ग्रंथों में प्राप्त होता है। मधुबनी चित्रों का सबसे पहला उल्लेख है जो प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। मधुबनी जिले के प्राचीनतम ज्ञात निवासियों में किरात, भार, थारू जैसी जनजातियां शामिल रही है। वैदिक स्रोतों के मुताबिक आर्यों की विदेह शाखा ने अग्नि के संरक्षण में सरस्वती तट से पूरब के में सदानीरा यानी गंडक नदी की ओर कूच किया और इस क्षेत्र में विदेह राज्य की स्थापना की। विदेह के राजा मिथि के नाम पर यह प्रदेश मिथिला कहलाने लगा। रामायण काल में मिथिला के राजा सिरध्वज जनक की पुत्री सीता का जन्म मधुबनी की सीमा पर स्थित सीतामढ़ी में हुआ था। विदेह की राजधानी जनकपुर, जो आधुनिक नेपाल में पड़ता है, मधुबनी के उत्तर पश्चिमी सीमा के पास है। बेनीपट्टी के पास स्थित फुलहर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ फूलों का बाग हुआ करता था, जहाँ से सीता फूल लेकर गिरजा देवी मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। पंडौल के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यहाँ पांडवों ने अपने कुछ अज्ञातवास के दिन बिताए थे। विदेह राज्य का अंत होने पर यह प्रदेश वैशाली गणराज्य का अंग बना। इसके पश्चात यह मगध के मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों के महान शासनकाल का हिस्सा रहा। कालांतर में भी अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए। आज मधुबनी एक जिला के रूप में प्रतिष्ठित है। पॉइंट नंबर 2, मधुबनी पेंटिंग्स में हमारी आंखों को प्रसन्नता देने वाली 5 अलग अलग शैलियाँ प्राप्त होती है। ये 5 विशिष्ट शैलियाँ कौन सी है, इसके विषय में जानते हैं। ये हैं भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोंडना और कोहबर। प्राचीन काल में भरनी, कचनी और तांत्रिक शैली का प्रयोग ब्राह्मण और कायस्थ महिलाओं द्वारा की जाती थी, जिन्हें हम उच्च जाति में मानते थे। उनके विषय मुख्य रूप से धार्मिक हुआ करते थे और देवी देवताओं और वनस्पतियों तथा जीवों को ये चित्रित करते थे। वहीं निचली जातियों के लोग अपनी दैनिक जीवन के पहलुओं और प्रतीकों को अपने चित्रण में शामिल किया करते थे। हालांकि आजकल मधुबनी एक वैश्वीकृत कला रूप में प्रतिष्ठित हो गई है।
विभिन्न क्षेत्रों और जातियों के कलाकारों के कार्यों में कोई अंतर नहीं रहा है, सब समान रूप से आज इस कला को कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, मधुबनी पेंटिंग विभिन्न प्रकार की रोजमर्रा की सामग्रियों का उपयोग करके बनाई जाती है। अतीत में मधुबनी पेंटिंग उंगलियों से या टहनियों का उपयोग करके मिट्टी की दीवार पर बनाई जाती थी। अब माचिस की तिल्ली या कलम की नीब का इस्तेमाल भी किया जाता है और आमतौर पर इन चित्रों में चावल के पेस्ट से इसकी रूपरेखा बनाई जाती थी, चमकीले रंग भी भरे जाते थे। इन चित्रों में शायद ही कोई रिक्त स्थान होता है। सीमाओं को अक्सर ज्यामितीय या पुष्प पैटर्न से सजाया जाता था। उदाहरण के लिए मधुबनी चित्रों में काले और सफ़ेद रंग में अक्सर काले रंग के लिए चारकोल या कालिक का उपयोग किया जाता है। मधुबनी कला प्रतीकों और आकृतियों की कला रही है, ये इसकी चौथी विशेषता है। मधुबनी कला प्रतीकों और आकृतियों की विशेषतापूर्ण कला रही है। मधुबनी चित्रों की विशेषता उन आकृतियों से होती है जिन्हें प्रमुखता से रेखांकित किया जाता है, जैसे उभरी हुई मछली जैसी आँखें, नुकीली नाक, दोहरी रेखाएं। आमतौर पर जो इसके विषय रहे हैं, प्राकृतिक तत्व जैसे मछली, पक्षी, जानवर, कछुआ, सूरज, चंद्रमा, बांस के पेड़, कमल जैसे फूल शामिल होते हैं। प्रेम, वीरता, भक्ति, उर्वरता, समृद्धि अक्सर को इन सब को ज्यामितीय पैटर्नों के प्रतीक से बनाए जाते थे, जो इस कला रूप की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। पॉइंट नंबर 5, मिट्टी के दीवारों से लेकर कैनवास तक की यात्रा। सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग जो है धार्मिक अवसरों पर अपने घर की मिट्टी की दीवारों पर ताज़ा प्लास्टर करके महिलाओं द्वारा बनाई जाती थी। यह कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता गया। आज यह कलाकृति एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कपड़ा, कागज, कैनवास, पेपर मैसी आदि उत्पादों पर भी बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 6, मधुबनी पेंटिंग्स मिथिलांचल में हजारों सालों से चली आ रही कला है, पर 1934 से पहले यह गांव की एक लोक कला मात्र हुआ करती थी। सन 1934 में मिथिलांचल में जब बहुत बड़ा भूकंप आया, जिससे वहाँ बहुत नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, मधुबनी के एक ब्रिटिश ऑफिसर थे विलियम जे आर्चर। आर्चर महोदय के विषय में आप लोग दृश्य कला के विद्यार्थी सभी लगभग जानते हैं। तो उनकी रुचि भी हुआ करती थी दृश्य कला के चीज़ों के प्रति। तो विलियम जे आर्चर जब वहाँ पहुँचे तो भूकंप से हुए नुकसान की निरीक्षण करते समय उन्होंने टूटी हुई दीवार पर इसके पेंटिंग के अवशेष देखे, मधुबनी क्षेत्र की कला देखी, जो उनके लिए बिल्कुल नई और अनोखी थी। उन्होंने बताया कि भूकंप से गिर चुके घरों की टूटी दीवारों पर जो पेंटिंग्स है वे जॉन मीरो और पिकासो जैसे मॉडर्न आर्टिस्ट की पेंटिंग जैसी थी। फिर उन्होंने इन पेंटिंग्स की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें निकलवाई और मधुबनी पेंटिंग्स की अब तक की सबसे पुरानी तस्वीर मानी जाती है। उन्होंने 1949 में मार्ग नाम की एक जो कला पत्रिका आती है उसमें एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मधुबनी पेंटिंग की खासियत बताई गई थी। इसके बाद पूरी दुनिया को मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती का एहसास हुआ। 1965-66 में बिहार में पड़े भारी अकाल के दौरान इसे व्यावसायिक रूप प्राप्त हुआ। उसी समय में एक और शख्स थे, आपको भास्कर कुलकर्णी। आप मुंबई के कलाकार थे और हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के अधिकारी पुपुल जयकर के निर्देशन पे यहाँ आए थे। मधुबनी कलाकारों के व्यावसायिक उत्थान के लिए ने आपने बहुत योगदान किया। पॉइंट नंबर 7, मधुबनी एक सहज कला रूप है। मधुबनी कला रेखा चित्रों के उपयोग के बिना बनाई जाती है, यानी इसमें पहले आउटलाइन ड्राइंग नहीं करते हैं। ये सहजतापूर्ण रूप से कलाकारों द्वारा सीधे डायरेक्ट रेखांकन करते हुए बनाई जाती है। यह विशेषता मधुबनी पेंटिंग को अद्वितीय बनाती है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट भी बनाती है। पॉइंट नंबर 8, मधुबनी पेंटिंग वनों की कटाई को रोकती है, यानी पर्यावरण के सुधार में भी योगदान करती है। आश्चर्य की बात है ना, नोट करिए।
आप चौंक गए ना? एकदम बिल्कुल सही सुने हैं। मधुबनी पेंटिंग वनों की कटाई को भी रोकती है। यह लोक कला केवल दीवार पर अलंकरण मात्र के लिए नहीं है, इसका उपयोग पूजा के लिए भी किया जाता रहा है। बिहार में मधुबनी क्षेत्र में कलाकार पेड़ों पर हिंदी देवी देवताओं का चित्रित करते थे, चित्रण बनाते थे। इस प्रकार दैवीय आकृतियों पर मजबूत धार्मिक विश्वास और आस्था रखने वाले लोग दूसरे लोगों को उन पेड़ों को काटने से रोकते थे। पेड़ों के काटे जाने से रोकने में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। पॉइंट संख्या 9, क्या आप जानते हैं कि फेंग सुई के साथ इसका संबंध है? फेंग सुई जो चीन की एक ज्योतिषीय परंपरा है, ज्योतिषीय कला का नाम है, उसके साथ मधुबनी पेंटिंग और प्रतीकों को जोड़कर देखा गया। अनेक विद्वान इस दोनों में साक्ष्य मानते हैं। मधुबनी पेंटिंग के प्रतीकों और ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग जो है, कुछ विद्वान चीन देश की फेंग सुई दर्शन के साथ इसके संबंध को देखते हैं। फूलों का उपयोग विशेष रूप से कमल, पक्षी, मछली, कछुए जो हमारे मधुबनी चित्रों में भी मिलते हैं, फेंग सुई में देवत्व और आध्यात्मिकता की अवधारणा को निकटता से जोड़ता है। माना जाता है कि मधुबनी पेंटिंग अपने साथ फेंग सुई के फायदे को लेकर के भी आती है। पॉइंट संख्या 10, सूर्य देव का महत्व। मधुबनी चित्रकला में सूर्य का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही सूर्य प्रकृति पूजा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। मधुबनी चित्रों में भी सूर्य को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। पूरी तरह से सूर्य को समर्पित यह चित्रकला विभिन्न प्रकार के मूड और रंगों से सज्जित किया जाता है। मधुबनी के हर घर में सूर्य की पेंटिंग मिलती है जिसे वे प्रतिदिन पूजा करते हैं। प्रकृति और पौराणिक कथाओं के अनुरूप आकृतियां उनकी शैली के अनुरूप संयोजित किए गए हैं। व्यापक रूप से चित्रित विषय और डिजाइन हिंदू देवताओं जैसे कृष्ण और राम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य और चंद्रमा, तुलसी के पौधे, दरबार के दृश्य, शादी के दृश्य आदि सामाजिक घटनाएं भी मधुबनी में बनते हैं। पुष्प, पशु और पक्षी रूपांकनों, ज्यामितीय डिजाइन सभी अंतरालों को भरने के लिए उपयोग किया जाता है और यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाता है, जो इस पैटर्न को, इसकी निजी शैली को अक्षुण्णता से बनाए रखे। 1969 में आधिकारिक मान्यता मिलती है जब सीता देवी को बिहार सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार मिला। जितवारपुर की ममता देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। भजपरौल मधुबनी की जगदम्बा देवी को 1975 में पद्मश्री और मधुबनी के पास के ही जितवारपुर गांव की सीता देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। जगदम्बा देवी के दत्तक पुत्र सत्यनारायण लाल कर्ण और उनकी पत्नी मोती कर्ण भी मिथिला शैली की कलाकार हैं। 2003 में संयुक्त रूप से इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। सीता देवी को 1981 में पद्मश्री मिला। 1984 में इन्हें बिहार रत्न से भी सम्मानित किया गया और 2006 में इनको शिल्प गुरु दिया गया। 1984 में गंगा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। महासुंदरी देवी को 2011 में पद्मश्री मिला। बउआ देवी, जमुना देवी, शांति देवी, चानो देवी, विंदेश्वरी देवी, चंद्रकला देवी, शशिकला देवी, लीला देवी, गोदावरी दत्ता, भारती दयाल, ये सब कलाकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं जो मधुबनी चित्र शैली में काम कर रहे हैं। चंद्रभूषण जो रसीदपुर गांव के हैं, अंबिका देवी रसीदपुर के हैं, मनीषा झा, इनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2020 में मधुबनी कलाकार दुलारी देवी ने कला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। परंपरागत रूप से चित्रकला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मिथिला क्षेत्र के परिवारों में पीढ़ी से पीढ़ी दर तक फैलती गई, पीढ़ी से पीढ़ी स्थानांतरित होती गई। मिथिला क्षेत्र में अनेक संस्थान हैं जिन्होंने इस कला को जीवित रखा है। दरभंगा में कलाकृति, मधुबनी में वैथी, मधुबनी जिले में बेनीपट्टी, रंती में ग्राम परिषद, ग्राम विकास परिषद, मधुबनी चित्रकला के विकास के लिए कुछ खास केंद्र हैं जिन्होंने इस प्राचीन कला को जीवित रखा है। इसकी पेंटिंग की जो शैली रही है, कैसे करते हैं, पहले भी मैंने बताया कि यह एक सहजतापूर्ण कला है, यानी कलाकार सीधे प्लास्टर की हुई मिट्टी के दीवार पर पेड़ की टहनी से
जिसे दत्वन भी कह सकते हैं, या फिर उंगली से सीधे रेखांकन करते हुए चित्र करते हैं। इसमें चावल के घोल का प्रयोग, चावल के आटे के घोल का प्रयोग किया करते थे, उससे ही बनाते थे। और बाद में अन्य प्राकृतिक रंग जैसे पीपल के छाल से प्राप्त रंग, नील से प्राप्त रंग, फूलों से प्राप्त रंग इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। मधुबनी क्षेत्र को एक जीआई टैग है, यह कला जीआई टैग से भी जानी जाती है। इसमें 2 आयामीय रूपों का प्रयोग होता है। इस्तेमाल किए गए रंग पौधों से प्राप्त होते हैं। ऑकर और लैंप ब्लैक का क्रमशः लाल, भूरे और काले रंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सली रूप में देखें तो पेंटिंग गांव की मिट्टी में लिपी गई झोपड़ियों में देखने के लिए मिलती थी, और पेंटिंग घर के आंगन और दीवारों पर रंगोली की तरह बनाई जाती थी। धीरे धीरे कपड़ों, दीवारों, कागज पर उतर आई। मिथिला की औरतों के द्वारा शुरू की गई इस कला परंपरा को पुरुषों ने भी अपनाया, और कालांतर में जो इसमें रूप डेवलप हुए उसने तंत्र कला के कुछ एक प्रतीकों को भी अपने विषय में शामिल किया। तांत्रिक रूप से भी कुछ चित्र बनाए गए। ब्लैक एंड वाइट के खास तौर से ब्लैक इंक के प्रयोग से बहुत सारे चित्र बनाए गए जो तंत्र पे हैं। काली के चित्र बनाए गए, दुर्गा के चित्र बनाए गए, है ना। अब इसका जो चित्रण की जो 3 प्रमुख विधियां हैं उस पर हम बात करते हैं जो आज प्रचलित है। पहला भित्ति चित्रण, दूसरा पट चित्रण, तीसरा अरिपन। तीनों चित्र मिथिला वासियों के जीवन के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इन पेंटिंग्स को माचिस की तिल्ली और बांस की कलम से बनाया जाता है। चटक रंगों का खूब इस्तेमाल होता है, जैसे गहरा लाल, हरा, नीला और काला। और चटक रंगों के लिए अलग अलग रंगों के फूल और उनकी पत्तियों को तोड़कर उन्हें पीसा जाता है। फिर उन्हें बबूल के पेड़ की गोंद और दूध के साथ घोला जाता है। तब जो रंग तैयार होता है वो सपाट रूप से फ्लैट रंगन करते हुए करते हैं। इसमें शेड नहीं दिया जाता और ना ही कोई स्थान खाली छोड़ा जाता है। पेंटिंग में कुछ हल्के रंग भी यूज होते हैं, जैसे पीला, गुलाबी और नींबू के रंग। खास बात यह है कि रंग भी हल्दी, केले के पत्ते और गाय के गोबर जैसी चीज़ों से घर में ही बनाए जाते हैं। लाल रंग के लिए पीपल की छाल, ब्रंट सिएना के लिए, गहरे लाल के लिए भी, हल्के भूरे रंग के लिए भी पीपल की छाल को बहुत ज़्यादा खौलाते हैं तो प्रयोग किया है। यह चित्र अपने आदिवासी रूप और चटकीले तथा मटेले रंगों के कारण भी विशेष लोकप्रिय है। इस चित्रकारी में शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए खनिज रंजकों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रकृति और पौराणिक गाथाओं के वही चित्र उभारे जाते हैं जो इनकी शैली से मेल खाते हों, अलग से कोई रूप नहीं लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा यहाँ के जो एक और हरिजन शैली है उसके विषय में। मधुबनी क्षेत्र की एक प्रमुख अन्य शैली है हरिजन शैली। मधुबनी से 4 किलोमीटर दूर उत्तर लहरिया सराय की औरतें इस शैली में कार्य करती हैं। ये महिलाएं मुख्य रूप से राम कथा और कृष्णलीला के साथ साथ राजा सलहेश और दीना भद्री और राम रणपाल आदि लोक नायकों को अपने चित्रों में स्थान देती है। हालांकि आज मधुबनी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में धूम मचा रही है, जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ चुकी है, फिर भी आधुनिक युग में यह शैली एक स्टाइल का प्रतीक बन गई है। मिथिला की लोक चित्रकला एक अलौकिक रचना संसार का निर्माण करती है जो पूरी मिथिला संस्कृति, मिथिला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रची बसी होती है। मिथिला पेंटिंग जो पूरे नेपाल की सीमा के अंदर से लेकर के हिंदुस्तान की सीमा के क्षेत्र तक में यह फैले हुए बड़े विशाल क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती है। सभी क्षेत्र में आज भी बनाए जाते हैं, पर इसका क्रमिक विकास और मूल विकास बिहार के मधुबनी क्षेत्र में हुआ। जापान में मधुबनी कला की एक अलग संग्रहालय स्थित है। इसी से आप मान लीजिए कि इसकी लोकप्रियता कितनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो लेक्चर। तो नमस्कार।